कल माननीय न्यायालय ने पंकज की जमानत दी है, सशर्त जमानत उन्हें दी गई है और अब उसमें उनके विरुद्ध जो मुकदमा डॉक्टर सरकारी परिवार ने कराया है उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस उसमें चार्जशीट की तरफ, एफआईआर की तरफ जिधर भी ले जाती है, चार्जशीट लगाएगी तो उसका ट्रायल उस मुकदमे का वो फेस करेंगे। चूँकि सरकारी डॉक्टर के यहाँ पूरे कैमरे लगे हुए हैं, लोग बताते हैं कि 2500-3000 कैमरे हैं और अपने मुकदमे में उन्होंने वो कोई वीडियो ना प्रसारित कर रहे हैं ना कहीं दे रहे। जब मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो वास्तविक घटना पूरी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा कि जो कैमरे की रिकॉर्डिंग्स आएंगी कि कैमरे की रिकॉर्डिंग की गलती आखिर अग्रेसर कौन है, गलती इसकी पंकज की है या जो डॉक्टर के यहाँ गुर्गे हैं तो उनकी गलती है। देखिए, जो हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पंकज की पीठ पे, शरीर पे चोट के निशान दिख रहे थे, वह वास्तव में बहुत गंभीर प्रकृति के थे। मतलब एक देखा जाए तो वह सब जानलेवा प्रकृति के हमले थे कि उसके मतलब लग रहा था कि उसको बैठा करके केवल 2-4 मिनट नहीं कि कम से कम आधे घंटे तक उसे मारने का नहीं है। नहीं, आप जैसे यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मुकदमा दर्ज होता, प्रशासन को इसका मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। प्रशासन को मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। रसूखदार परिवार वर्सेस गरीब परिवार की लड़ाई गोरखपुर में संघर्षों के साथ चल रही थी। खुद एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह सड़कों पर थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। इसके साथ ही प्रशासन पर भी जोर था। इसी का जो रिजल्ट के तौर पर कहा जा रहा है कि सिपाही पंकज कुमार सिंह की जो जमानत है वो कल हुई, लेकिन आज 173(4) के तहत उन्होंने अनुज सरकारी पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ अभी मौजूद है अम्बिकेश सर दुबे, सीनियर क्रिमिनल एडवोकेट हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इस मामले में पूरा हो क्या सकता है और आखिर जो जिस तरीके की एफआईआर की मांग पंकज के समर्थक और खुद पंकज की पत्नी और पंकज कर रहे थे, क्यों प्रशासन जो सरकारी परिवार है इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करी थी। बहुत स्वागत है आपका। कल जमानत हुई है पंकज की और अब सब लोग, तमाम लोग जो है ये सवाल कर रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने भी आरोप कई सारे अब लगाए हैं जमानत के बाद। उनका कहना है कि पत्नी को कई जो दुर्व्यवहार किया गया है, उनके साथ कपड़े खोलने तक का इल्ज़ाम किया गया। उन्होंने कहा कि साड़ी खींच दी गई मेरी पत्नी की, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इस तरीके के आरोप उन्होंने कोर्ट में लगाए हैं। क्या लगता है ये मामला जिस तरीके से उछला है, जिस तरीके से तूल पकड़ा है, अब इस मामले में क्या हो सकता है और दोनों पक्षों के बारे में बताइएगा कि कहां पे किसकी जो स्ट्रांगनेस ज्यादा नजर आ रही है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो प्रकरण है एक केवल सिपाही और एक डॉक्टर के बीच का नहीं है। चूँकि मीडिया ने भी इसे काफ़ी उठाया तो एक समाज की लड़ाई हो गई है और न्याय और अन्याय के बीच में कि कौन सही है कौन गलत है। हमारी विधि व्यवस्थाएं जो हैं वो क्या कह रही हैं। कल माननीय न्यायालय ने पंकज की जमानत दी है, सशर्त जमानत उन्हें दी गई है और अब उसमें उनके विरुद्ध जो मुकदमा डॉक्टर सरकारी परिवार ने कराया है उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस उसमें चार्जशीट की तरफ, एफआईआर की तरफ जिधर भी ले जाती है, चार्जशीट लगाएगी तो उसका ट्रायल उस मुकदमे का वो फेस करेंगे। दूसरा चीज़ है कि जो पंकज कुमार की पत्नी ने यहाँ पर एक प्रकीर्णवाद दाखिल कराया है जिसमें पहले 156(3) की प्रक्रिया थी। अब वर्तमान जो हमारी BNS है इसमें 173 के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं कि जो मुकदमा यदि कोई प्रशासन नहीं दर्ज करता है, थाने पे नहीं दर्ज होता है, SSP के यहाँ नहीं दर्ज कराया जाता है तो उसकी व्यवस्था है कि माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी बातों को रखें। माननीय न्यायालय के समक्ष जो पंकज की पत्नी ने आरोप लगाया है वो सरकारी परिवार का बहुत गंभीर उनके आरोप लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि जो विधि व्यवस्था है माननीय न्यायालय जरूर उसमें आदेशित करेगा और एक जब आदेश होगा, माननीय न्यायालय का आदेश होगा, मुकदमा दर्ज होगा, विवेचना जब प्रचलित होगी, विवेचना चलेगी। चूँकि सरकारी डॉक्टर के यहाँ पूरे कैमरे लगे हुए हैं, लोग बताते हैं कि 2500-3000 कैमरे हैं और अपने मुकदमे में उन्होंने वो कोई वीडियो ना प्रसारित कर रहे हैं ना कहीं दे रहे। जब मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो वास्तविक घटना पूरी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा कि जो कैमरे की रिकॉर्डिंग्स आएंगी
कि कैमरे की रिकॉर्डिंग की गलती आखिर अग्रेसर कौन है, गलती इसकी पंकज की है या जो डॉक्टर के यहाँ गुर्गे हैं तो उनकी गलती है। और आरोप तो यह लगाया जा रहा है कि 50 उसके यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बाउंसर बैठते हैं, तो यह डॉक्टरी पेशा के लिए तो मेरे समझ से तो यह बहुत गलत चीज़ है। डॉक्टर जो होता है उसे एक भगवान का रूप माना जाता है। हम लोग कहते भी हैं कि दूसरा भगवान जो धरती का भगवान वो डॉक्टर होता है। तो यदि इस प्रकार से कार्य कोई भी डॉक्टर करता हो तो निश्चित ही बहुत निंदनीय कार्य है। आपको नहीं लग रहा है क्योंकि अब 173(4) के तहत ये हियरिंग हुई है, आज अब 24 तारीख को अगली हियरिंग होगी, लेकिन प्रशासन पे इस तरीके का, क्योंकि पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर भी यहाँ पे हाउस अरेस्ट हो गए थे, ये पावरफुल पोजीशन पे जो सरकारी परिवार है, अनुच्च सरकारी का परिवार, ये बैठे हुए हैं। अन्याय और न्याय की लड़ाई की आपने बात की है, लेकिन प्रशासन का FIR ना दर्ज करना और फिर कोर्ट में 173(4) के तहत ये हियरिंग होना, ये भी एक अलग पहलू दर्शाता है समाज का। देखिए, जो हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पंकज की पीठ पे, शरीर पे चोट के निशान दिख रहे थे, वह वास्तव में बहुत गंभीर प्रकृति के थे। मतलब एक देखा जाए तो वह सब जानलेवा प्रकृति के हमले थे कि उसके मतलब लग रहा था कि उसको बैठा करके केवल 2-4 मिनट नहीं कि कम से कम आधे घंटे तक उसे मारने का नहीं है। नहीं, आप जैसे यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मुकदमा दर्ज होता, प्रशासन को इसका मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। प्रशासन को मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। नहीं, इसमें तो मैं जरूर कहूँगा कि इसमें प्रशासन चाहे जिस भी दबाव में हो, लापरवाही प्रशासन ने किया है कि मुकदमा तो दर्ज वास्तव में होना चाहिए था। मुकदमा दर्ज होता और जितने CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जो वहाँ मरीज भी, अन्य मरीज भी, मुझे लगता है सैकड़ों मरीज वहाँ रहे होंगे, तो उन मरीजों के भी बयान को संकलित कराया जाता। मैं तो केस डायरी आई हुई थी जो पंकज के, उसमें देखा हो कोई प्राइवेट साक्षियों को इन लोगों ने दरकिनार कर दिया है। ये जब मामला आया तो सबसे पहले इस मामले की पूरी जो शुरुआत हुई थी वो फीस को लेकर के हुई थी कि कहा गया कि खलीलाबाद में 800 में होता है, आप 1100 कैसे ले रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब यहाँ से आप लखनऊ जाएंगे तो 2000 में भी हो जाएगा। तो फीस को लेकर के, क्योंकि ये मामला अब इतना ज़्यादा सामाजिक मामला बन चुका है, क्योंकि तमाम लोग जो लोग वीडियो देख भी रहे हैं वो तमाम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं, तो क्यों नहीं एक फीस को लेकर के भी आपको क्या लगता है कि अंकुश लगाने की जरूरत है डॉक्टरों पर? नहीं, हम लोग इसके लिए हमारी बार की तरफ से भी और हम लोग अधिवक्ताओं की तरफ से भी इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को ये पूरा चीज़ किया जा रहा है। हम लोग इसको एक ज्ञापन भी देंगे और लिखित रूप से हम लोग उसकी तैयारी करा रहे हैं कि जो डॉक्टरों ने एक कहा जाना कि डॉक्टर को, मैंने अभी पहले ही कहा कि डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन यह लोग, डॉक्टरों की स्थिति क्या हो गई है कि सारे डॉक्टरों को तो मैं नहीं कह सकता हूं, आज भी डॉक्टरों में, कई डॉक्टरों में बहुत इंसानियत है, लेकिन जो इस टाइप के डॉक्टर हैं उन लोगों में राक्षसी प्रवृत्ति आ गई है। इन लोगों को क्या चीज़ है, पैसे की भूख हो गई है कि कोई जनता आ रही है, कोई पीड़ित आ रहा है तो उसका शोषण करो। तो आप इनके लिए और इसके लिए, और न यह इनकम टैक्स भरते हैं और यह लोग कह रही है पूरा डेटा है। नहीं, आप अभी देखिएगा इसकी जांच, यदि ED CBI MLC साहब ने ज्ञापन दिया है ED को लेकर, उसकी मुझे लगता है कि शायद उसकी जांच भी हो, और MLC साहब भी अधिवक्ता भी रहे हैं पहले, तो जांच होनी भी चाहिए। अब क्योंकि रोकूंगी आपको, क्योंकि आप भाजपा की तरफ से नेतृत्व भी करते हैं। यह भाजपा और सपा की मैं ये आपसे ये सवाल ये भी रहेगा कि क्योंकि MLC साहब सड़कों पर हैं, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था कि अगर संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष का नतीजा क्या निकलने वाला है। हालांकि उधर जश्न तो मन रहा है कि जमानत जो मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री तक क्या ये बातें नहीं पहुंची हैं? क्योंकि 4 दिन 5 दिन मुख्यमंत्री भी यही शहर में रहे थे। चूँकि मामला अब माननीय न्यायालय के समक्ष आ गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष आ चुका है, उसकी जमानत की यदि गिरफ्तारी की पुलिस ने भेज दिया, उसमें किसी प्रकार की प्रशासनिक इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाती है। जब माननीय न्यायालय के समक्ष आता है, माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, अभियोजन पक्ष ने अपनी बात रखी, अभियुक्त पक्ष ने भी अपनी बात रखी। माननीय न्यायालय यह विचार करती है, पत्रावली मंगाई गई थी, पत्रावली में क्या साक्ष्य होते हैं, पत्रावली में साक्ष्य माननीय न्यायालय को लगा कि हाँ इसकी जमानत देने के योग्य है, तो मैं माननीय न्यायालय के पास यह पूरा अधिकार है कि वह पत्रावली का अवलोकन करे और उनके सामने जो मामला है उस पर वह विचार करते हुए, उन तथ्यों को अंकित करते हुए उसको जमानत देनी है या नहीं देनी है।
तो यह राजनीतिक मुद्दा से हट करके एक न्यायालय का प्रावधान हो गया। विश्वास कम हुआ है खासतौर पर गोरखपुर की जनता में अगर बात करें, क्योंकि प्रशासन ने उस तरीके से लापरवाही तो नजर आ रही है। शायद यही रीजन है कि 173(4) के अंतर्गत अदालत में इस तरीके की बातें हो रही हैं। अगर FIR उन्होंने किया होता तो शायद इतना बात आगे भी नहीं बढ़ता। तो क्या विश्वास भी कम हुआ है एक रेपुटेटेड प्रोफेशन, चाहे प्रशासन हो चाहे डॉक्टर के लिए हो? देखिए, डॉक्टर की स्थिति में तो देखा था अभी वर्तमान SSP साहब और इसके पहले SP सिटी थे विश्नोई जी, दोनों लोग मिल करके जो अवैध हॉस्पिटल चलते थे उन पर कड़ी कार्रवाई कर रहे थे। हम लोगों ने उनको इसके लिए SSP साहब को बधाई भी दी थी कि इसमें से कोई दो राय नहीं है कि उनकी कार्यशैली कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी रही। जहाँ कह रहे हैं डॉक्टर वाली भी बात नहीं, इस प्रकरण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो उन्होंने अभी मुझे लग रहा है कि तारामंडल से लेकर के गुलरिया तक कई हॉस्पिटलों पे उन्होंने जो गलत तरीके से थे उस पर कार्रवाई कराई थी। जो सही कार्य करे, देखिए कोई व्यक्ति रहना चाहिए, कोई हम लोग किसी के पक्षधर नहीं, किसी के विरोधी नहीं। जो सही कार्य करे उसकी सराहना होनी चाहिए, जो गलत कार्य रहे उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन इस प्रकरण में प्रशासन ने वास्तव में बहुत लापरवाही की है। प्रशासन ने यदि मुकदमा दर्ज भी किया, पूरी CCTV फुटेज को प्रशासन को उजागर करना चाहिए था, उसको विवेचना का पार्ट बनाना चाहिए था, और यदि इसके साथ भी मारपीट हुई है तो इसका मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आखिरी कमेंट जरा दीजिए अनुज सरकारी को लेकर के, क्योंकि तमाम सालों से आप देख रहे हैं, अनुज सरकारी के लिए क्या शब्द होंगे? देखिए, अनुज सरकारी जी यदि अपने भगवान के पेशे को कलंकित करने का कार्य करते हैं तो निश्चित ही ये बहुत निंदनीय है। मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा कि जिस पेशे को और किसी पेशे को जो कहा जाए, जिसको प्रोफेशन, किसी को भगवान का रूप नहीं दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर को एक भगवान का रूप माना जाता है। तो यदि भगवान अपने पेशे को कलंकित करने का कार्य करते हैं तो यह बहुत ही निंदनीय चीज़ है। और उन्हें स्वयं अनुज सरकारी जी को और उनकी पूरे जो उनका ग्रुप है उनको सबके सामने, अन्य किसी से बात छोड़िए, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप उन लोगों के द्वारा यह गलत कार्य हुआ है। कोई पेशेंट आया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। पेशेंटों को आप पकड़ करके मार दीजिए, यह बहुत ही निंदनीय है। जितनी मैं निंदा करूं वो कम है। और बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप, सुन रहे थे आप सीनियर एडवोकेट, क्रिमिनल सीनियर एडवोकेट अमकेश्वर दुबे को। लेकिन इसके साथ ही जो अनुज सरकारी वर्सेस पंकज सिपाही का जो केस है, लगातार तमाम बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। आज हमने आपको एक वकील का पक्ष दिखाया कि क्या लीगल तरीका हो सकता है, क्या अब इस केस में क्या हो सकता है और क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए था भी। इसलिए क्योंकि प्रशासन पर तमाम लापरवाहियों के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि FIR उन्होंने दर्ज नहीं कराया। MLC साहब ने भी लगातार सड़कों पर खड़े होकर के ये बातें कही कि FIR आखिर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। एक पावर पोजीशन में बैठे हुए सवाल ये भी उठता है कि पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जब इस केस को लेकर के बातचीत करने आए गोरखपुर में तो आखिर उनको हाउस अरेस्ट क्यों कर लिया गया सिंचाई डाक बंगले में, और उसके बाद उनको लखनऊ वापसी के आदेश क्यों दे दिए गए। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब भी होने चाहिए, ना सिर्फ सरकार की तरफ से बल्कि प्रशासन की तरफ से और खुद अनुज सरकारी की भी तरफ से कि आखिर अगर आप सच्चे हैं तो CCTV कैमरे के फुटेज कहां पे हैं, क्यों आपके ऊपर बाउंसर रखने के आरोप लग रहे हैं, क्यों MLC साहब ED का ज्ञापन देते हैं कि आपके लिए ED की भी जो कार्यवाही है वो उस पर आपकी इन्वेस्टिगेशन वहां भी होना चाहिए। बहुत सारे पहलू हैं, सारे पहलू NB भारत आपको बताएगा। आप बने रहिए, NB भारत के साथ में थी आपके साथ यशस्वी पाठक।